अस्सलामुअलैकुम। अब जो हम स्टार्ट करें वो क्या है, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का क्या मतलब है, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज़। ये हमारे पास बेसिकली कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिम्टम है। सही, जो आपको बताया कि यानी कि कोई ऑनगोइंग डिजीज़ चल रही है। सही। टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है कि एपिस्टेक्सिस हमारे पास एंटीरियर हो सकती है या फिर पोस्टीरियर। एंटीरियर हमारे पास ज़्यादा कॉमन है देन के पोस्टीरियर। सही। एंटीरियर हमारे पास कौन सी साइड से होगी, जब भी हम साइड पढ़ेंगे लिटल्स एरिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं किस साइड पे। जबकि पोस्टीरियर हमारे पास कहाँ होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट जो होता है नेजल कैविटी का, वहाँ पे। यंग में कौन सी कॉमन है, एंटीरियर वाली। और ओल्ड या फिर ये कहने के अबव 40 ईयर वालों में कौन सी कॉमन है, पोस्टीरियर वाली। ठीक है। ओल्ड पेशेंट होते हैं उनमें क्या कॉज होती है कि ये हाइपर टेंशन की वजह से हो सकती है। बाकी बच्चों में तो यही है कि कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया, इन सबसे हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो एंटीरियर वाली, इसमें हमारे पास क्या है, ब्लीडिंग इतनी सीवियर नहीं होती। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास माइल्ड होता है। जबकि जो पोस्टीरियर है इसमें हमारे पास क्या है, सीवियर ब्लीडिंग होती है। सही। अच्छा, अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई को और बाकी जो हम कॉजेज वगैरह देखते हैं। ब्लड सप्लाई बेसिकली हमारे पास क्या है कि नोज़ में दो साइड पे सप्लाई है ना। एक तो ये जो आपकी नोज़ का सेप्टम है इस पे, और जो ये आपके लेटरल वॉल्स हैं इन पे। सेप्टम की बात की है तो सेप्टम पे आपको क्या क्या सप्लाई प्रोवाइड है, सेप्टम पे आपकी क्या क्या सप्लाई आ रही है। एक तो इंटरनल कैरोटिड से, दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड से। इंटरनल कैरोटिड में आपके पास क्या है, इथमोइडल आर्टरीज है, इथमोइडल। ठीक है, एंटीरियर इथमोइडल हो सकती है या फिर, और साथ साथ पोस्टीरियर इथमोइडल। ठीक है, और कुछ ब्रांचेस आ रही हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की भी। यही एक्सटर्नल की बात की है तो इसमें आपके पास क्या है, तीनों एस से आ रही है, एस, एस और एस। ठीक है, एस में आपके पास क्या है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन जो किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की। इसी तरह सेप्टल ब्रांच आ रही है, किसकी है ये, सेप्टल ब्रांच, और ये किसकी है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांच है ये। ठीक है, जो कि खुद किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की अल्टीमेटली। और फिर हमारे पास आ रही है सेप्टल ब्रांच, और लेकिन ये किसकी है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी की। और ये किसकी ब्रांच है, फेशियल की। ठीक है, और जो हमारे पास ये है लेटरल वॉल, लेटरल वॉल में भी इंटरनल कैरोटिड है, एक्सटर्नल कैरोटिड है। इसकी इंटरनल की सारी सेम है। एक्सटर्नल में क्या है कि आपके पास पोस्टीरियर नेजल आर्टरी है, पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांचेस आ रही हैं। ये किससे, आपकी स्पीनोपैलेटाइन आर्टरी से, एस पी ए। फिर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांचेस आ रही हैं। फिर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है जो कि खुद किससे आती है, मैक्सिलरी की। फिर नेजल ब्रांचेस है एंटीरियर सुपीरियर डेंटल की ना, नेजल ब्रांचेस आ रही हैं एंटीरियर सुपीरियर डेंटल की। और ये किससे आती है, फ्रॉम इन्फीरियर ब्रांच होता है मैक्सिलरी आर्टरी। सही। देन हमारे पास लास्ट क्या है, फेशियल आर्टरी, कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आती है नेजल वेस्टिब्यूल पर। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है कॉजेज। कॉजेज को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया है, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक हो सकती है लोकल या फिर जनरल। इडियोपैथिक क्या है, दैट इज अननोन। ठीक है, लोकल में आपके पास क्या आता है, ये कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया। और कॉमन क्या है कि फिंगर नेल ट्रॉमा जो बच्चों में अक्सर होता है। सही। इसके अलावा आपके पास क्या आ सकते हैं, इन्फेक्शन आ सकते हैं जो कि वायरल एनाइटिस है, डिप्थेरिया वगैरह ये सब। सही है, कि कोई ग्रैनुलोमेटस लीजन भी हो सकता है जो कि आपके पास राइनो स्पोरिडोसिस से होता है। सही। फिर आपके पास कोई फॉरेन बॉडी आ सकती है, जो नॉन लिविंग भी हो सकती है और लिविंग भी। नॉन लिविंग में क्या है, कोई स्टोन होगा, लाइक नॉन लिविंग में क्या है, राइनोलिथ आ सकता है आपके पास। और लिविंग में आपके पास क्या है, कोई मैगट्स हैं या फिर लीच वगैरह है कोई, वो। सही। फिर आपके पास है कोई नियोप्लाज्म वगैरह हो गया हो, चाहे नोज का हो चाहे पैनेजल साइनसिस का हो। फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी आते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड हो,
हॉट वेदर वगैरह हो, ठीक है, या सडन डीकम्प्रेशन हो जिसे हम कहते हैं केशियन डिजीज़। या फिर आपके पास क्या हो, डीएनएस, डीएनएस से भी एपिस्टेक्सिस हो सकती है। अगर स्पर वगैरह होता है तो उससे रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होती है, सही। फिर कुछ कॉलेज हैं जो आपके नेज़ोफेरिंक्स से आती हैं, जैसे एडिनोइडाइटिस है, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा है, या फिर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर, सही। जनरल कॉलेज में आपके पास क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कोई डिजीज़ हो, सीवीडी जैसे हाइपरटेंशन वगैरह आ गया आपके पास, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ब्लड वेसल का कोई डिसऑर्डर, एप्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकीमिया वगैरह है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ठीक है, या हीमोफीलिया भी आ सकता है, इवन स्कर्वी भी। फिर कोई लिवर डिजीज़ हो सकती है जैसे हेपेटिक सिरोसिस, किडनी डिजीज़, क्रोनिक नेफ्राइटिस, या फिर ड्रग्स जिसमें आपके पास एक्सेसिव यूज़ किसका आता है, बेसिकली मोस्टली सैलिसाइक्लेट्स का। कोई ट्यूमर हो जो मीडियास्टिनम को कंस्ट्रिक्ट कर रहा हो, ठीक है, मीडियास्टिनम को कंप्रेस कर रहा हो आपके, या फिर कोई जनरल इन्फेक्शन हो जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। और एक और क्या है, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, जिसमें आपके पास क्या होता है कि एपिस्टेक्सिस होती है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सही। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है इसकी साइड्स। साइड्स को हमने कैसे डिवाइड किया है कि लेटरल वॉल, मीडियल, पोस्टीरियर और या फिर डिफ्यूज ब्लीडिंग। मीडियल वॉल जो हमारे पास बेसिकली मोस्ट कॉमन जो हमारे पास इसमें साइड थे वो क्या है, लेटेंस एरिया, जो कि हमारे पास कहाँ पे होता है, आपका जो नेजल सेप्टम है उसके एंटीरो इन्फीरियर पार्ट की तरफ होता है लिटल एरिया। या क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, केजल प्लेक्सस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, जो हमारा कॉल्यूमेला होता है, ठीक है, उसके पीछे भी ब्लीडिंग पॉइंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिहाइंड कॉल्यूमेला, या क्या कहते हैं इसे आप, यहाँ पे क्या होती है, रिट्रो कॉल्यूमेला वीन ना। देन लेटरल वॉल में आपके पास साइड क्या है कि मिडल टर्बिनेट के ऊपर, यानी कि अबव मिडल टर्बिनेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर इक्मोइडल आर्टरीज आती है ना। यहाँ पे बिलो मिडल टर्बिनेट, क्योंकि यहाँ पे क्या आती है आपकी स्पिनो पेलेटाइन आर्टरी, ऊपर इक्मोइडल आर्टरी थी और नीचे क्या आ जाएंगी, स्पिनो पेलेटाइन आर्टरी, सही। फिर आपके पास क्या है, पोस्टीरियर ब्लीडिंग है। पोस्टीरियर ब्लीडिंग आपके पास कहाँ से होती है, वॉल वुड्रॉफ प्लेक्सस से, और ये आपके पास कहाँ होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे ऑफ द लेटरल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल नेजल वॉल। और एक और इसका पॉइंट क्या है, नेजोफेरिंक्स, क्योंकि यहाँ भी क्या है, स्पिनो पेलेटाइन आर्टरी है। देन आपके पास है डिफ्यूज ब्लीडिंग। डिफ्यूज ब्लीडिंग की कॉज क्या हो सकती है कि कोई कैपिलरी ब्लड डिस्कैरियोसिस हो, ठीक है, स्मॉल वेजल्स और कैपिलरी ब्लड डिस्क्रेसिया, सही। अच्छा, फिर हमारे पास आती है मैनेजमेंट। बेसिकली आप इसको ट्रीट कैसे करें, तो मैनेजमेंट हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट लाइन, हॉस्पिटल या फिर डिलीट। फर्स्ट लाइन में क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने अपनी नोज को क्या कर लेना है, पिंच कर लेना है, सही। और फिर आपने सिटिंग पोजिशन में बैठना है विथ फॉरवर्ड इंक्लिनेशन, फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन। और थर्ड क्या है कि आपने क्या यूज़ करना है, आइस पैक यूज़ करना है फोरहेड पे, ठीक है। फिर आपने हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में आपने क्या करना है कि हॉस्पिटल में बेसिकली क्या मैनेजमेंट है कि आप केमिकल या फिर इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशन कर सकते हैं, या मोस्टली क्या होती है, एंटीरियर नेजल पैकेजिंग या पोस्टीरियर नेजल पैकेजिंग, ठीक है, ये भी हम पढ़ते हैं आगे क्या है, सही। फिर आप आईवी मेंटेन करते हैं कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह हो गई तब
ब्लड लॉस असेसमेंट चेक करते हैं कि अगर ज़्यादा ब्लड लॉस है तो आप वो खून चाहेंगे बेसिकली। कोगुलेंट थेरेपी देते हैं जिसमें आपके पास क्या आती है, ट्राइक्लोजेमिक एसिड। और अगर कोई इन्फेक्शन लगा है तो आप प्रोफाइलेटिकली एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। फिर आपने ये करना है कि जब ये इस तरह से मैनेज हो गया, आपने पैक कर दिया, ब्लीडिंग को रोक दिया, अब आपने क्या करना है, कॉज को आइडेंटिफाई करना है। उस कॉज को आपने ट्रीट करना है कि ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये सिम्टम है, कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है। फिर आप नेज़ल एंडोस्कोपी वगैरह भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, या इम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। जब ब्लीडिंग बिल्कुल ना रुक रही हो तब आप इम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, या आर्टीरियल लाइगेशन। अच्छा, एंटीरियर नेज़ल पैकेजिंग में बेसिकली आपके पास क्या है कि आप क्या यूज़ करते हैं। एंटीरियर नेज़ल पैकेजिंग में आप क्या करते हैं, इसमें आप यूज़ करते हैं रिबन गॉज। जिसको आपने किस में सोक किया होता है, BIP, दैट इज बिस्मथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट, ठीक है। ठीक है, आप क्या करते हैं, फ्लोर ऑफ नोज से स्टार्ट करते हैं और नेजल कैविटी तक इसको लेके जाते हैं। होल नोज को पैक करेंगे आप, इसमें पूरी नोज अगर एंटीरियर पैकेजिंग होगी तो। और फिर क्या होता है कि आप इस पैकेज को कब रिमूव कर सकते हैं, 48 to 72 आवर्स आफ्टर, ठीक है। 48 to 72 आवर्स तक आप इसको जो है लेटर ऑन आफ्टर 48 to 72 आवर आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजुअली ये होता है कि आप 24 आवर तक करते हैं, लेकिन ये कभी कभी होता है कि आपको 2 to 3 डेज तक लेके जानी पड़ती है, ठीक है, जब ब्लीडिंग ना रुक रही हो। फिर कभी ऐसा होता है कि एंटीरियर सिर्फ एंटीरियर पैकेजिंग से काम नहीं चलता, तो आपको क्या करनी पड़ती है, पोस्टीरियर पैकेजिंग भी ना। तो इसमें आप इसको पैक करते हैं नेजोफेरिंग्स को ना, प्लस नेजल कैविटी। इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, बलून कैथेटर। जो आप क्या करते हैं कि आप जो है नेजल कैविटी से बेसिकली नोज से एंटर करते हैं और इसको आप कहाँ तक लेके जाते हैं, फेरिंग्स तक। कैथेटर को इन्फ्लेट करेंगे विथ सेलाइन, और इसकी इन्फ्लेशन के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप एंटीरियर पैकेजिंग करेंगे, क्योंकि एंटीरियर पहले करेंगे तो कैथेटर को आप कहाँ से इंसर्ट करेंगे ना। और एक और मेथड है कि आप, ये तो सिंगल बलून कैथेटर था ना, एक में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डबल बलून कैथेटर। इसमें क्या होता है, एक आपके नेजोफेरिंग्स के लिए होगा और दूसरा किस लिए होगा, फॉर नेजल कैविटी। तो इसलिए जब आपने नेजल कैविटी में ये रख दिया तो फिर आपको नेजल कैविटी में एंटीरियर पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती।